जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। और शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे कि आज ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का यह सीरीज जो है डेली टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है और डेली टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो आप देख रहे हैं। और इस डेली टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन जो सोशल साइंस है और सोशल साइंस के अंतर्गत में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर किया गया है और बहुत ही अच्छा डिस्कशन के साथ इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये वीडियो जो है आने वाले आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या बिहार में जितने भी वैकेंसियां हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे कि बाजरा का साक्ष्य किस जगह से मिला हुआ है। तो ये बाजरा का जो साक्ष्य जो है हड़प्पा कालीन जो स्थल से कहाँ मिलता है। तो ये बाजरा का साक्ष्य आपको लोथल से मिला है। तो ये लोथल जो है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये लोथल किस नदी के किनारे। तो ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और लोथल की बात करें, यह सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह जिसे गोदीबाड़ा बोलते हैं। ठीक है ना, बंदरगाह नहीं देखा गोदीबाड़ा। तो ये आपका सबसे बड़ा गोदीबाड़ा कौन हो गया? लोथल, भोगवा नदी किनारे। तो लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में हो। ठीक है, गुजरात में है। और आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा उत्खनन किसका हुआ? तो ये लोथल का ही हुआ है। ठीक है। और धान की भूसी लोथल से मिल रही है। लोथल से धान की भूसी, फारस की मोहर मिला हुआ है। फारस की मोहर आपको लोथल से मिला हुआ है। और तीन युग्म समाधान की भी जानकारी हमें लोथल से मिली हुई है। तो लोथल किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। सबसे बड़ा गोदीबाड़ा क्षेत्र कौन था? तो लोथल था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आपको आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा उत्खनन आपको लोथल का किया गया। धान के भूसी लोथल से मिलता है। फारस की मोहर आपको लोथल से मिला है। तीन समाधान की जानकारी आपको लोथल से मिला हुआ है। तो ये लोथल के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। अब बातें करते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ था तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है ना, मृतकों का टीला ये पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। और बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहीं, तो ये यहाँ पर योगी का प्रतिमा, योगी की प्रतिमा आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो से आपको कहाँ मिलती है? सबसे बड़ा ईंट भी मिलती है आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। सबसे बड़ा ईंट भी हो गया। तराजू मिलता है, तराजू के पल्ले मिलते हैं कहाँ से? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और बात करते हैं मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे। मोहनजोदड़ो आपको ध्यान रखेंगे तो ये आपको सिंधु नदी के किनारे। और तो बस इतना जानकारी रखें। मोहनजोदड़ो के बाद आप करते हैं कालीबंगा जो है, कालीबंगा। तो ध्यान रखेंगे कालीबंगा से आपको क्या जानकारी मिलती है? तो ये ध्यान रखेंगे जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। और भूकंप के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं? भूकंप की साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलती हैं। ठीक है। और ये कालीबंगा किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे आपको कालीबंगा बैठा हुआ, जिसका रंग होता है काली रंग का चूड़िया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इस कथन पर विचार करते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
जैन साहित्य को क्या कहा गया? ये तो आगम कहा गया। बिल्कुल बात सही है, यहाँ तक तो बात सही है। आगे पढ़ते हैं कि इन आगम साहित्यों की रचना कौन किया है? दिगंबर संप्रदाय के लोगों किया गया है। ये दिगंबर संप्रदाय के लोग दोस्तों नहीं किया है, तो ये दिगंबर संप्रदाय के नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग किया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो है आगम का जैन आगम साहित्य की रचना किया हुआ है। ध्यान रखें, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बातें करते हैं नेक्स्ट में, न्याय धर्म का कुछ सूत्र जो है, न्याय धर्म का सूत्र जो है महावीर स्वामी की शिक्षा का संग्रह है। ये तो बिल्कुल सही बात है। न्याय धर्म महा का सूत्र के से महावीर स्वामी की जो शिक्षा की जानकारी, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो ये बिल्कुल बात सही है, केवल इसमें 2 नंबर सही होगा। ठीक है, अब बातें करते हैं इसमें जैन साहित्य आगम की, जैन साहित्य आगम। ठीक है, और ध्यान रखेंगे प्रथम जैन संगति हुआ था, प्रथम कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में उसमें शासक कौन था? शासक पूछे तो शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। और ध्यान रखेंगे जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में बट गया यहीं पर, एक श्वेतांबर, 2 संप्रदाय में बटा, एक श्वेतांबर हो गया, एक दिगंबर हो गया, 2 संप्रदाय में बटा। और ध्यान रखेंगे भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबरी संप्रदाय था। भद्रबाहु के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो दिगंबर संप्रदाय के कर रहे थे। और ये कर्नाटक कहाँ क्षेत्र में? कर्नाटक चले गए थे जब अकाल वकाल आया था तो। ठीक है ना। और भागवती सूत्र भी याद रखिएगा। भागवती सूत्र जो है, भागवती सूत्र से जानकारी जो होती है जनपद की, 16वीं जनपद की जानकारी मिलती है भागवती सूत्र के। और भागवती सूत्र में महावीर स्वामी की जानकारी, भागवती सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, तीसरे नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्यकालीन जो टैक्स के संबंध में कौन सा विकल्प जो है असत्य है, गलत है? क्या है? गलत के बारे में देखें, गलत क्या है? परण्य जो टैक्स जो था, परण्य जो कर था निर्यात से संबंधित था जी। परण्य कर जो है, ये जो है आपको ध्यान रखेंगे, यही तो गलत है भाई, यही गलत है। तो परण्य कर किससे संबंधित है? तो ये आपातकालीन, किसे? आपातकालीन टैक्स था। परण्य क्या था? मौर्यकालीन जो परण्य जो था, आपातकालीन टैक्स जो था। आपातकालीन टैक्स जो है मौर्यकालीन समय में परण्य जो टैक्स लिया जाता था, वहाँ की जनता को सुरक्षित करने के लिए ये परण्य कर लिया जाता था। तो बात समझ में आ गया। बलि कर जो था एक प्रकार के राजस्व कर था। बिल्कुल बात सही था, एक बलि कर जो था एक टैक्स था, ये राजस्व कर था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिरण्य एक अनाज के रूप में न केवल नगद का कर था। ये हिरण्य अनाज के रूप में न केवल नगद कर था। ये आपको हिरण्य। सेतु बांध की बात करते हैं। राज्य की ओर जो सिंचाई का प्रबंधन करने के लिए कौन सा काम टैक्स लिया जाता था? सेतु टैक्स लिया जाता था, सेतु। अब बातें करते हैं मौर्यकालीन के समय में, उसी समय निर्यात कर को क्या कहा जाता था? निर्यात कर को क्या कहा जाता था? निष्कर्मय बोला जाता था, निष्कर्मय बोला जाता था। मौर्यकालीन समय में निर्यात कर को क्या कहा था? निष्कर्मय कहा जाता था, निष्कर्मय टैक्स। और आयात कर जो है, आयात कर को क्या कहा गया? आयात कर को बोला गया
प्रवेश्य बोला गया, प्रवेश्य बोला गया। प्रवेश्य जो मध्यकालीन समय के जो है आपको आयात टैक्स को जो प्रवेश्य बोला गया और निर्यात को निष्क्रमय बोला गया, निष्क्रमय बोला गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विकल्प जो दिया गया है असत्य पर बात करते हैं। असत्य कौन है? असत्य जो इस पर करते हैं, असत्य क्या है? हरविलास जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपको राजशेखर। ये बिल्कुल बात सही है, राजशेखर, ये बिल्कुल सही है। और कीर्ति कलरूप का कौन से? लक्ष्मीधर थे, लक्ष्मीगढ़, ये बिल्कुल सही है। और पृथ्वीराज विजय के जो है लेखक कौन है? सोमदेव। बिल्कुल गलत है। तो ये आपको कौन थे? जैनक थे, जैनक थे। पृथ्वी विजय के लेखक कौन है? जैनक है, जैनक याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हरिकेली पुस्तक के लेखक कौन है? विसल देव। बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन था? ये है जैनक, इसका जैनक इसका सही जवाब होगा। और हरिकेल के जो हो जाएगा तो विसल जो हो जाएगा। अब बातें करते हैं सोमदेव जो है, ये सोमदेव की बात करते हैं। कथा सरित सागर का रचना किया। सागर का रचना आपको सोमदेव ने कथा सरित के रचना किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो चुका ना 5 नंबर। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के द्वारा जब पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये क्वेश्चन पूछने वाली बात है। आप तो जानते ही सर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया था। गंग वंश के शासकों के द्वारा जो है आपको जगन्नाथ मंदिर का निर्माण आपको गंग वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। और कौन किया था जी? अनंत वर्मा चुडगम्य। अनंत वर्मन चुडगम्य जो थे, अनंत वर्मा चुडगम के द्वारा आपको इसका निर्माण कराया गया था। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बरीदे मुमालिक एक गुप्तचर विभाग था नामक एक संगठन की स्थापना किसने किया था? बरीदे मुमालिक जो है गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन ने किया था, ठीक है ना। बलबन ने इसका स्थापना किया हुआ था, ठीक है। वरीदे मुमालिक की स्थापना जो गुप्तचर विभाग की स्थापना आपको बलबन ने किया था। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाया था, ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ये जो तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था MBT जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना कौन किया? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की ये कृषि विभाग की स्थापना किया था। ये किसका विभाग का? तो दीवान ए कोही किसकी स्थापना? कृषि विभाग की स्थापना MBT ने किया हुआ था। अब बातें करते हैं खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज की ये जो वित्तीय विभाग था, वित्त विभाग की स्थापना दीवाने मुस्त खराज। तो खराज किसने किया था स्थापना? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज की स्थापना, ये वित्त विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। और
ध्यान रखेंगे सल्तनत कालीन बात करते हैं। ये सल्तनत कालीन के समय में, उस समय के सल्तनत कालीन युग के अकबर सल्तनत कालीन युग के अकबर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सल्तनत कालीन युग के अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत कालीन युग के अकबर किसको कहा जाता है? तो आपको अलाउद्दीन खिलजी को, और इसको सल्तनत कालीन अकबर इसको बोला गया। तो इसने किस विद्वान ने कहा था? तो एलिफिंटस ने कहा था। चलिए नाम लिख देते हैं, एलिफिंटन के द्वारा बोला गया था। सल्तनत कालीन युग के अकबर कहा जाता था, एलिफिंटन विद्वान के द्वारा बोला गया था। ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बलवान रक्त और लौह की नीति, दीवाने एक कोही की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना MBT अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको मुफ्त खराज विभाग के वित्त विभाग की स्थापना किया था। सल्तनत कालीन के अकबर कहा जाता था। और ये किसने कहा था? एलिफिंटस ने कहा था। एलिफिंटस ने खिलजी के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा साहित्य जो है औरंगजेब कालीन नहीं है? औरंगजेब कालीन कौन सा साहित्य नहीं है? तो औरंगजेब कालीन कौन सी साहित्य नहीं है? तो बात करते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें चहार चमन जो है नहीं है। और ये शाहजहाँ का कालीन, शाहजहाँ कालीन, ये शाहजहाँ के समय में चहार चमन का, ये उन्हीं के समय में साहित्य को लिखा गया था, न कि औरंगजेब के काल में आपको नहीं लिखा गया था। चहार चमन के रचना जो है किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ के काल में हुआ था। अब बातें करते हैं इसके चहार ए चमन के रचनाकार कौन है? चंद्रभान ने किया है। चंद्रभान के द्वारा चहार ए चमन की रचना किया है। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर चलिए। औरंगजेब के समय में आपको मासिर ए आलमगीरी के रचनाकार कौन थे? तो याद रखेंगे मुस्ताद खान जो थे, ये मासिर ए आलमगीरी के रचनाकार कौन है? उस्ताद खान। ठीक है ना, उस्ताद खान। ठीक है। अब बातें करते हैं इसके नुक्स ए दिलखुश के रचनाकार कौन है? तो इसको लिख लीजिए, भीमसेन के द्वारा ये नुक्स ए दिलखुशा के रचनाकार कौन है? आपको भीमसेन याद रखेंगे, भीमसेन। और मंतोखब उल तुलाब, ये तुलाब को मंतोखब उल तुलाब के रचना कौन किए हैं? खफी खान ने किया हुआ है। खफी खान विद्वान है। और ये खफी खान का नाम याद रखें। खफी खान ने ही औरंगजेब के पुत्र जो थे बहादुर शाह प्रथम को खफी खान ने
क्या किया था, कौन सा उपाधि दिया था? तो उपाधि दिया था शाहे बेखबर। शाहे बेखबर के उपाधि जो दिया गया था, ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम को खफी खान ने आपको साहेब बेखबर की उपाधि खफी खान ने दिया हुआ था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन पर है, संगमेश्वर का युद्ध कब हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध जो किसके बीच में हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध जो है पूछ रहा है कि किसके बीच में हुआ था। तो आपको मुगल और मराठों के बीच में संगमेश्वर का युद्ध हुआ था। तो बात करते हैं संगमेश्वर का युद्ध कब हुआ था। तो संगमेश्वर का युद्ध आपको पूछेगा 1689 में संगमेश्वर का युद्ध हुआ था। संगमेश्वर का युद्ध 1689 में हुआ था और मुगल और मराठा के बीच में हुआ था। और उसमें संगमेश्वर के समय में शासक कौन था? संभाजी की हार हुई और मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड दे दिया गया, संभाजी को हार हो जाता है। और ध्यान रखेंगे मराठा के संस्थापक तो कौन होते? तो शिवाजी मराठा के संस्थापक। और ये भी क्वेश्चन पूछता है शिवाजी किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समय में समकालीन थे शिवाजी की वीरगति कब होता है? वीरगति कब होता है? आपको 1680 में शिवाजी का वीरगति हो जाता है। और उसके बाद शिवाजी के वीरगति के बाद उसके उत्तराधिकारी पुत्र जो है संभाजी बनते हैं। यही संभाजी जो है संगमेश्वर के युद्ध में हार हो जाता है। उसके बाद इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब ध्यान रखेंगे एक युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। ताराबाई के बीच और साहू जी के बीच में हुआ था। इसमें ताराबाई के क्या हो गया? हार हो गया। इसमें विक्ट्री हो जाता है इसको साहू जी के। 1707 में खेड़ा के युद्ध में ताराबाई की हार होता है और साहू जी की जीत हो जाती है। ठीक है, अब बातें करते हैं एक ये वाला जो बात करते हैं 1707 वाला बात था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर चलिए, मराठा का निजाम ये जो हुआ था 1728 में युद्ध हुआ था। 1728 में मराठा और निजाम जो था, तो निजाम की उसमें क्या होता है? बुरहाने मुल्क जो है निजाम मुल्क नहीं, निजाम मुल्क होगा। निजाम मुल्क जो है निजाम मुल्क की हार होती है। और इसमें संधि जो हुआ था, संधि मुंशी गिर गांव की संधि के द्वारा आपको ये मराठा निजाम वाला संधि की समाप्त होती है। और मराठा का उस समय निजाम कौन था? मराठा का कौन था? बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम जो था, ठीक है ना, बाजीराव प्रथम निजाम मुल्क को हराया हुआ था। 1728 में संधि हुआ था, मुंशी घर गांव की संधि। बात समझ लिए। अब बातें करते हैं ये बाजीराव प्रथम जो था, जिसे हिंदू पेशवा बोला जाता था, हिंदू पेशवा कहा गया।
और हिंदू पेशवा के साथ साथ लड़ाकू पेशवा, ठीक है, लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बाजीराव प्रथम को हिंदू पेशवा या लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था। और इतना ही नहीं, चौथ कर था। चौथ एक क्या है पूछता है, चौथ क्या कर है, ये मराठा का द्वारा लिया जाता था। और इतना ही नहीं, सरदेशमुखी जो कर था ये आपको मराठा के द्वारा भी लिया जाता था। सरदेशमुखी और चौथ कर जो था ये आपको लिया जाता था। और यहाँ से आपको निजाम जो था लो अब सरदेशमुखी और चौथ कर देना शुरू कर देता था। तो क्वेश्चन पूछता है चौथ क्या है, टैक्स है मराठों के द्वारा, सरदेशमुखी क्या है, एक टैक्स है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। संगमेश्वर के युद्ध की संधि जो हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या था? सही जवाब जो था मुगल और मराठा के बीच में होता संगमेश्वर की संधि याद है 1689 में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर घबराना नहीं है दोस्तों, पूरा कंप्लीट करते चलना है। जब जुड़े हुए हैं तो देख रहे हैं 4 तारीख को ये हुआ था 24 में, 24 का आप सेट देख रहे हैं। अब बातें करते हैं देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरणों के संदर्भ में किसका सही मिलान है। तो इसमें सही मिलान पूछ रहा है कि क्या सही होगा। तो इसमें सही मिलान है कि अधीनस्थ संधि की नीति आपको कब नहीं है। अच्छा, इसमें संधि नहीं है, तो इसमें जो है अधीनस्थ संधि की नीति जो है 1858 से 1847 में हुआ था जी। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कब हुआ था? इसकी जो शुरुआत हुआ था 1858 से 1935 तक, ये हो जाएगा इसका। अधीनस्थ संघ की नीति जो है 1858 से लेकर 1935 के ये आपको देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति का विभिन्न चरणों के बारे में बताया। 1858 से 1935 का ये समय पीरियड सही है, ये गलत दिया है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। वर्ष 1945 में फ्लाउड कमीशन पूछा गया है। ये फ्लाउड कमीशन जो था, ध्यान रखेंगे फ्लाउड कमीशन, इसका सही जवाब होगा फ्लाउड कमीशन की ये जमींदारी व्यवस्था की जांच करने के लिए फ्लाउड कमीशन का गठन किया गया था, जो 1945 में जो गठित किया गया था। फ्लाउड कमीशन पूछेगा तो ये जमींदारी व्यवस्था को जांच करने के लिए 1945 में फ्लाउड कमीशन की स्थापना किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्रथम संविधान संशोधन जो था 1951 में जमींदारी प्रथा जो था, जमींदारी प्रथा जो था, प्रथा को क्या कर दिया? एंड कर दिया। कौन? नेहरू जी ने आपको जमींदारी प्रथा को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, तो एंड हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे 1945 में फ्लाउड कमीशन की जो संबंध था जमींदारी व्यवस्था को जांच करने के लिए, ये ऑप्शन सही, बी ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रंपा विद्रोह किस आंदोलन से प्रेरित था? तो रंपा विद्रोह जो पूछेगा तो ये ध्यान रखेंगे रंपा विद्रोह किस आंदोलन से प्रेरित था। तो आपको असहयोग आंदोलन ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये रंपा विद्रोह जो था असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। अब बातें करते हैं रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कौन नेता था? नेता कौन किया था? नेतृत्व कौन किया था? अल्लारी सीताराम राजू। अल्लारी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ था जो आंध्र प्रदेश में। और रंपा विद्रोह किस आंदोलन से प्रेरित था? असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। और ये बातें ध्यान रखेंगे, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं
कि अगला क्वेश्चन पूछा है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं, तो हम तो जानते हैं भाई, ये तो बम्बई मार कर आइएगा, ठीक है ना। तो बम्बई मार के ये तो आइएगा, तो ये तो आपको कांग्रेस का जो यहाँ पर हुआ था 1885 में हुआ था। लेकिन यह नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन पूछेगा तो ये मद्रास में किया गया था। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो था ये आपको बाद में चलकर आपको क्या हो जाता है, कांग्रेस के जो गठित किया गया था इसका महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प सही नहीं है? बात करते हैं इसमें से कौन सही नहीं है। तो इसमें इंडियन मिरर बिल्कुल सही है भाई। तो इंडियन मिरर के लेखक कौन है? तो केशव चंद्र सेन है। और ए नेशन इन मेकिंग किसके लेखक है? तो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल सही है, जिसे बिना ताज के बसा बोलते हैं। इंडियन डिवाइडेड किस है? आपको ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वाम बोधनी के लेखक मदन मोहन मालवीय नहीं, यही आपको वाम बोधनी के लेखक कौन है? तो वाम बोधनी के लेखक जो है केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन जो है वाम बोधनी के लेखक है। वाम बोधनी के लेखक कौन? केशव चंद्र सेन है। केशव चंद्र सेन वाम बोधनी के लेखक कौन है? केशव चंद्र सेन। ये आपको मदन मोहन मालवीय नहीं होगा। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा पत्रिका अभ्युदय लीडर है ना, लीडर का भी प्रकाशन किया था मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। BHU की भी स्थापना किए थे। और ये कट्टर हिंदू थे। बात समझ में आ गया। अब बातें करते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं जो है अनटू द लास्ट पुस्तक में जो है प्रतिबिंबित होती है। और इस पुस्तक ने उनके जीवन में बदलाव डाला। और इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जो उनको महात्मा गांधी को बदल डाला? महात्मा गांधी के अंदर एक चेतना ये पुस्तक डालता है अनटू द लास्ट। चलिए रस्किन के द्वारा लिखा गया था। आपको अनटू द लास्ट पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन को प्रेरित कर देता है। तो उसमें क्या प्रेरित किया था? अनटू द लास्ट को जीवन को, महात्मा गांधी के जीवन को बदल देता है। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि सुशिक्षित व्यक्ति वह है जो नैतिक दायित्व की और शोषित और निर्धनों को उत्थान करता है। कितना अच्छी बात लिखा गया है। मन कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नैतिक मोरल जानकारी, ये नैतिक शिक्षा ये होनी चाहिए, उत्तरदायी ये होनी चाहिए कि शोषित और निर्धन का उत्थान कीजिए। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बात सही है। जब आपके पास सारा चीज़ एजुकेशन है, पैसे हैं, तो आप क्या निर्धनों की सहायता कीजिए। तो ये आपको शिक्षित वर्गों के बारे में बताता है, ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों के बारे में। दूसरी बात, व्यक्ति का कल्याण सबसे कल्याण है। तो व्यक्ति का कल्याण ही सबसे बड़ी कल्याण है। मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म पूछेगा तो ये मानव धर्म ही है। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मानव धर्म कोई हमसे पूछता है तो हम भी बोलते हैं कि हमारा धर्म क्या है? तो मानव धर्म है। तो मानव से हो, मानव का प्यार, ठीक है ना। तो ये मानव धर्म की बात है, ठीक है। और उच्च जीवन के लिए जो ब्रह्मचर्य, सही बात है। और आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मचर्य की, उच्च जीवन में ब्रह्मचर्य की और आध्यात्मिक चिंतन भी होना चाहिए। और उपयुक्त सारी चीज कथनों से गांधी जी के जीवन को ये बदल डालता है। तो अनटू द लास्ट जो है पुस्तक के लेखक रस्किन जो है, इनसे प्रेरित होकर उनके जीवन में प्रकाशित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है 15 के। इसका सही जवाब होगा अफगान की संधि जो हुआ था। अफगान की संधि जो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो रिपन के कार्य के समय देख लेते हैं। कार्यकाल कब? तो कार्यकाल हुआ था इसको
1854 से 1888 तक ले, तो आपको 1854 से 88 तक ले लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, ठीक है ना। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1854 से 88 तक ले था। बात करते हैं यहाँ पर भाई तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय कर दिया गया। तो इसका लॉर्ड डॉफरिन के समय है ना, लॉर्ड डॉफरिन के समय में, ये डॉफरिन के समय में, ये है गया रिपन के समय नहीं, डॉफरिन के समय में, डॉफरिन के समय में हुआ था। तो डॉफरिन के कार्यकाल कब 1884 से आपको डॉफरिन का समय नहीं यार, यहाँ पर 80 से 1880 हो जाएगा, सॉरी 1880 से लेकर रिपन का कार्यकाल, इसमें थोड़ा सा समझेंगे। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 था, ठीक है ना, 80 से 84। लेकिन यहाँ पर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और बर्मा का अंतिम रूप से जो विलय किया गया था, तो ये डॉफरिन के समय में, डॉफरिन का कार्यकाल याद कीजिए 1884 से लेकर 88 तक ले ये डॉफरिन का कार्यकाल। और डॉफरिन के समय में कांग्रेस पार्टी की भी स्थापना किया गया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय कर दिया गया, ये डॉफरिन के समय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो भी किया गया था, ये डॉफरिन के समय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में किया गया, डॉफरिन के समय में, ठीक है ना। और अफगान की संधि जो है, अफगान की संधि जो हुआ था, ये 1881 में किया गया था, 1881 में किया गया था। अब अफगान की संधि जो होता है रिपन के समय में, रिपन के समय में, यही ना क्वेश्चन था ना, 1881 में जो रिपन के समय में ये अफगान की संधि हुआ था 1881 में। अब बातें करते हैं यहाँ पर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1878 में हुआ था, 1878 में हुआ था। और किसके समय में, लीटन के समय, लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, 1878 में हुआ था। और प्रथम अफगान पूछेगा, प्रथम अफगान जो हुआ था 1849 में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, ठीक है ना। ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, है ना, ठीक है ना। प्रथम जो हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में 1849 में हुआ था, 1849 में हुआ था, ऑकलैंड के समय में हुआ था। और द्वितीय पूछेगा तो किसके समय में, तो द्वितीय पूछेगा लीटन के समय में। चलिए ये बातें याद रखेंगे, ये सबसे क्वेश्चन पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर अब ज्योग्राफी से हो गया, हिस्ट्री क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब बातें करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया लद्दाख स्थित है, तो लद्दाख कहाँ स्थित है भाई, ऑप्शन देखिएगा। तो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये नंबर ऑप्शन सही है। तो ये लद्दाख पूछेगा कहाँ स्थित है, तो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में लद्दाख स्थित है, ठीक है, ये नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पलितारन बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, पलितारन बांध जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है सतुंद्रजी नदी पर जो है पलितारन बांध बनाया गया, सतुंद्रजी नदी पर जो है ये आपको बांध बनाया गया है। अब बातें करते हैं ये कहाँ है, ये गुजरात में है, कहाँ पर है,
तारण बांध जो है आपको सतुंदरी नदी पर, ये गुजरात में है। ठीक है ना। अब जो है नदी की बात किया गया है माही नदी। माही नदी जो है एमपी में है। माही नदी कहाँ है? एमपी में है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को जो है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। और मकर रेखा को भी काटती है कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा का 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा का 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है मकर रेखा को। कर्क रेखा पूछेगा तो माही नदी हो जाएगा। अब बातें करते हैं विषुवत रेखा, है ना। विषुवत रेखा, विषुवत कांगो नदी, विषुवत रेखा का कौन से? कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है ना। विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? 2 बार तक कांगो और जायरे नदी काटती है। तो ये बात याद रखें। पालितानी नदी है, पालितानी जो नदी है आपको बांध जो है सतुंदरी नदी पर, यह गुजरात में है। ठीक है। माही नदी आपको 2 बार काटती है किसको? तो ये आपको कर्क रेखा को काटती है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है मकर रेखा आपको 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो आपको लिम्पोपो नदी काटेगी। और विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है, कांगो नदी काटेगी। पेरियार कहाँ है? केरल में। केरल राज्य के सबसे बड़ी हो गया। ठीक है ना। अब बातें करते हैं आगे। क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 1978 में। 1978 में आपको सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो राष्ट्रीय ग्रिड जो मिशन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? तो राष्ट्रीय ग्रिड जो है कि संकल्पना किसने किया था? राम मनोहर लोहिया। अब आपको बात आता होगा कि भाई राष्ट्रीय जल ग्रिड क्या है? तो ये जल ग्रिड ये है कि, तो आप जानते हैं कि कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है, तो ये एक बांध बनाकर है ना, बांध बना दीजिए और उस जल को क्या कर दीजिए? रोक दीजिए, इस पानी को रोक दीजिए और आवश्यकता के अनुसार इस पानी को खेतों में यूज कीजिए। और यही जो है जल ग्रिड बनाने की संकल्पना को जो है राम मनोहर लोहिया ने किया हुआ था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने केले की नई प्रजाति की खोज किया है। तो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आपको कोलकाता में है। और यहाँ के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज कहाँ किया है? तो केले की नई प्रजाति की खोज पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा, आपको इसका सही जवाब याद रखेंगे, आपको अंडमान में किया है। केले की नई प्रजाति जो है खोज किया गया है, अंडमान में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट जो है खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य करता है? तो क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य पूछ रहा है। तो ये क्रोमाइट में पूछेगा कौन सा राज्य प्रथम है? तो आपको उड़ीसा जो है क्रोमाइट में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आपको कौन? उड़ीसा करता है। उड़ीसा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान पूछ रहा है कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों कि इसमें सही जवाब इसमें कोई नहीं दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब चेन्नई में जो है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है चेन्नई में स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1998 में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना चेन्नई में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे।
अगले बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। किस कंपनी को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो प्लास्टिक उद्योग को जो सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, प्लास्टिक उद्योग को जो है सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, प्लास्टिक उद्योग को बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो BRO, जिसके BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके अधीन काम करता है? तो ये जो काम करेगा तो इसका सही जवाब जो होगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में काम करता है। BRO की स्थापना 1960 में किया गया, 1960 में किया गया था। BRO सीमा सड़क संगठन की स्थापना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? तो ये रक्षा मंत्रालय। स्थापना कब किया गया था? तो यह स्थापना पूछेगा तो 1960 में किया गया था, 1960 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में शिक्षा का मापदंड आयु क्या है? वर्तमान समय में जो है शिक्षा का मापदंड के उम्र सीमा क्या है? तो अब 7 साल के ऊपर है। बड़ा रोचक जानकारी है, चलिए इसको याद कराते हैं। तो यह शिक्षा की मापदंड की जो है कितना एजुकेशन रेशियो है, जिसकी जानकारी याद रखेंगे, इसकी जानकारी पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये 7 साल से ऊपर। लेकिन पहले जो था ये 5 वर्ष के ऊपर था। पहले जो था ये 5 वर्ष से पहले था, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें तो ये आपको 7 साल के ऊपर हो गया। और ये जो निकाला जाता है उम्र सीमा का जो है शिक्षा दर वाला का साक्षरता मापदंड का जो है कब से? तो 1981 से इस बात को निकाला जाता है। 1981 से अब 7 वर्ष को, या उससे पहले जो है 5 वर्ष था। तो 1981 से शिक्षा का मापदंड तैयार किया गया। तो ये 7 वर्ष से ऊपर का उम्र सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोनका जनजाति कहाँ पे थे? कोनका जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोनका जनजाति, तो कोनका जनजाति पूछ रहा है। तो कोनका जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको कोनका जनजाति राजस्थान में। कोनका जनजाति कहाँ? तो राजस्थान में पाई जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। शेषा ऑर्कियाडन अभयारण्य कहाँ है? शेषा ऑर्कियाडन अभयारण्य पूछ रहा है कहाँ पर है जी? तो ये उसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में जो है शेषा ऑर्कियाडन अभयारण्य पूछेगा तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इस चैनल से संपूर्ण टॉपिक की कवर किया जाएगा। संपूर्ण वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड होते रहेगा। और आपको दरोगा या बिहार के लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैनल होगा जो आपके सफलता में एक मंजिल को प्राप्त कराएगा। आगे बात करते हैं। टिपानी जो है लोक नृत्य का किस राज्य का? टिपानी लोक नृत्य पूछा है किस राज्य का? तो ये टिपानी गुजरात का है ना। टिपानी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये आपका गुजरात का नृत्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, असत्य है? तो इसमें से कौन सा गलत दिख रहा है? तो इसमें गलत खोजना है। चलिए सही कर लेते हैं। इस कौन सा सही होगा? तो ये ज्वार सागर परियोजना आपको चंबल नदी पर है जी, ये बिल्कुल सही है। जैकवाड़ी परियोजना आपको कहाँ पर है? सतलज नदी पर। ये नहीं, गोदावरी पर है, गोदावरी पर जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। जैकवाड़ी परियोजना कहाँ किस नदी पर है? तो ये सतलज नहीं, ये आपको गोदावरी पर, ये गलत हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर जो है आपको चंबल नदी पर है, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह जो है किनके बीच में भ्रमण करते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये घूमते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं में चक्रण लगाते रहते हैं। ध्यान रखें, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी और प्रशासन संबंधित जो है कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया है। पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, तो इस पर जो सही जवाब होगा 31 का इसका सी नंबर जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो है। और इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा है ब्रिटिश सरकार ने भारत के कंपनी और प्रशासक संबंधी जो है उस पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार राष्ट्रपति चुना गया था। तो आपको 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगान को गाया गया था, ठीक है ना। और ये संविधान का अंतिम रूप से बैठक और 12वीं बैठक था, और जिसमें संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है आपको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और ध्यान रखिएगा सब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? राष्ट्रगान टैगोर के द्वारा, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद बट से प्रेरित था, ठीक है ना। ये इसी समय इसको लागू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। ये न्यायपालिका जो है किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? न्यायपालिका को बात करते हैं, न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यायपालिका अमेरिका से, है ना। न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया, ठीक है। अब बातें करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? इसका गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो इसमें बात होगा राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। और सभी के साथ समान व्यवहार, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों को समान का अवसर उपलब्ध कराना। इसमें सारा बात सही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सभी बात सही है लेकिन इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन के साथ इसमें ऑल होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए चलना है। विचार देखिए क्या दिया गया है इस पर। आधार कार्ड का प्रयोग जो नागरिक और अधिवास का प्रमाण के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो नहीं, केवल आधार कार्ड तो पहचान के लिए भी किया जाता है, ओके। और इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पहली बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने के लिए प्राधिकरण का आधार को निष्क्रिय लुप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। इसमें दोनों बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा, सर के द्वारा बताया गया था। आगे बढ़ करते हैं कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ से किया गया? भारतीय संविधान में जो है स्थानीय निकाय की चर्चा पूछ रहा है। तो ये भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय की चर्चा पूछा गया है, तो क्या बताएंगे? तो भारतीय संविधान में जो है 36 का ये इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो भारतीय संविधान के जो है राज्य के नीति तत्व, ये बिल्कुल सही है, राज्य के नीति तत्व इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है जी। वायुसेना का जो है प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 17(8) का प्रावधान किया गया है, किसके लिए किया गया है? तो ये आपको प्रधानमंत्री के लिए कौन सा आर्टिकल? 17(8). 78 आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए है? तो आपको प्रधानमंत्री के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके पेंशन वेतन वगैरह सब चीज़ के निर्धारण वही सब तो करेगा, संसद करेगा। आगे बढ़ते हैं, उसका नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, है ना।
नियुक्ति अगर शपथ वगैरह नियुक्ति उसका करेगा। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य का निहरता पर फैसला कौन करता है? तो कौन करेगा जी? तो इस पर दल बदल के संदर्भ में संसद का सदस्यता का निहरता पर कौन फैसला सुनाता है? तो इसमें जो सही है लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दल बदल के संबंध में जो है संसद के सदस्यता के निहरताई का फैसला कौन सुनाएगा? तो आपको ऑप्शन में देगा निर्वाचन आयोग, लेकिन नहीं, दल बदल के संबंध में जो है उसके सदस्यता रहेगा या नहीं रहेगा, जिसका अध्यक्षता मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में सहकारिता आयोग का संबंध बताना है। सहकारिता आयोग के सदस्य कौन था? सहकारिता आयोग का कौन सदस्य था, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको इसमें ये सही है, डॉक्टर एस.आर. सेन जो थे, एस.आर. सेन इसमें सदस्य थे, बिल्कुल सही। इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य में कौन कौन से? एस.आर. सहकारिया, है ना, एस.आर. सहकारिया तो थे ही, और डॉक्टर एस.आर. सेन थे। उसके बाद एक और थे शिवरामन, बी शिवरामन, बी शिवरामन, ठीक है ना। इस प्रकार 3 लोग थे, सहकारिया थे, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर एस.आर. सेन थे और बी शिवरामन थे। अब बातें करते हैं सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में, 1983 में किया गया था। 1983 में स्थापना किया गया था। रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट दिया था। सहकारिता ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1988 में दिया था, ठीक है ना। स्थापना किया गया था 1983 में, अपना रिपोर्ट दिया था 1988 में दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष, प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष पूछे गए तो क्या बताएंगे? के हनुमंता, यही इसका सही होगा। के हनुमंतिया जो थे प्रथम जो है प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के हनुमंतनाय जो थे आपको प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। कब ये हनुमंतनाय जो थे प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे? 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग की स्थापना 1966 में किया गया था। और ध्यान रखें मोरारजी देसाई जो थे, मोरारजी देसाई पहले अध्यक्ष थे, पहले उप पीएम थे, उप प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के समय में उप प्रधानमंत्री थे और इसी के समय में आपको प्रथम प्रशासनिक आयोग काम कर रहा था, ठीक है ना। तो उसके बाद इस्तीफा देने के बाद के हनुमंतया इसके प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष बन गए। अब बातें करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था लोकपाल संसद में कब आया? लोकपाल संसद में कब आया था? तो 1959 में आया था। पहली बार लोकपाल जो है संसद में कब लाया गया था? तो 1968 में आया था, 1968 में। और यह दरोगा का क्वेश्चन है, आपको लोकपाल संसद में कब लाया गया था? 1968 में लाया गया था, बात समझिएगा। आगे बात करते हैं, इसमें से कथन सुनना है। पहले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से विकल्प असत्य हैं,
तो इसमें क्या से होगा, लॉटरी जो है राज्य सूची के विषय है, नहीं समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, समुद्री और जहाज मार्ग संघ सूची का, प्रादेशिक लोक सेवाएं का आपको राज्य सूची का, कीमत नियंत्रण आपको समवर्ती सूची का। इस प्रकार ये सभी सही है, लेकिन ये लॉटरी जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग की पद अवधि की बातें करते हैं, तो इनका पद अवधि कितने वर्षों का कार्यकाल, समय पीरियड कितना होता है, 43 का। इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष 65 वर्ष है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के जो है पद अवधि की चर्चा जो है ध्यान रखेंगे, आपको 65 वर्ष तक ले रहेंगे, 6 वर्षों के लिए, 65 वर्ष उम्र सीमा रिटायरमेंट के लिए 6 वर्षों के लिए रहेंगे। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में समिति के संदर्भ में कौन सा कथन ये विकल्प दिया है, सही नहीं है, गलत दिया गया है। इसमें गलत क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें संथाना समिति 1961 में आया था जी, संथाना समिति 1961 में नहीं, 1962 में आया था। संथाना समिति कब आया था, 1962 में आया था। संथाना समिति कब आया था, 1962 में आया था संथाना समिति, ध्यान रखेंगे। संथाना समिति कब आया था सर, 1962 में आया था, यही आपको गलत है। अब बात करते हैं संथाना समिति ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, संथाना समिति किस लिए आया था, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आया था। और ध्यान रखेंगे सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस जो है, सीबीआई की स्थापना कब किया गया, 1963 में किया गया था। 1963 में सीबीआई की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी की स्थापना किया था 1964 में किया गया था। 1964 में सीवीसी की स्थापना किया गया, सेंट्रल विजिलेंस की। और सीबीआई की स्थापना जो है 1963 में किया गया था। 1963 में, ठीक तो है, 1963 में किया गया था। 1963 में सीबीआई, सीवीसी, 1964 में संथालन समिति 1962 में आया था, 62 में आया था। और यही जो है संथालन समिति के द्वारा है इन दोनों चीज़ों की स्थापना होता है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये आपको 79वें अमेंडमेंट के द्वारा, 79वें संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, 79वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो कप, कोलंबो कप जो है, कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है, तो कोलंबो फुटबॉल, कोलंबो कप पूछेगा तो फुटबॉल से संबंधित है। मुक्केबाजी जो है रिंग में खेला जाता है। एरिल घुड़सवारी, घुड़सवारी, एरिल किसमें, तो घुड़सवारी। पूल जो है स्विमिंग पूल में, तैराकी, तैराकी खेला जाता है, तैराकी तय पूल में। बेली क्या एक डांस है, बेली एक डांस है। तो मुक्केबाजी आपको रिंग में खेला जाएगा, बेली डांस है, पूल क्या है, स्विमिंग, तैराकी है स्विमिंग वाला, एरिल क्या है, घुड़सवारी वाला है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कंपनी का डिबेंचर धारक किसको कहा गया, तो डिबेंचर धारक आपको डिबेंचर, तो डिबेंचर लेनदार को कहा गया है ना, ध्यान रखेंगे इसको। डिबेंचर किसको गया है, कंपनी का डिबेंचर आपको लेनदार को कहा गया है। बजट एक अभिलेख पत्र है, बजट क्या है, एक अभिलेख पत्र जो है, बजट एक अभिलेख पत्र है। बजट एक अभिलेख पत्र है, यह सरकार की राजकोषीय नीति है ना। बजट एक राजकोषीय जो है, बजट की चर्चा जो है भारतीय संविधान में नहीं की गई है, ध्यान रखेंगे। लेकिन बजट एक क्या है, सरकार की राजकोषीय नीति है ना, नीति है।
राजकोषीय नीति है। और आज के लास्ट और 50वें क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है का उद्देश्य क्या है? तो आत्म पोषित विकास, और यह सबसे असफल रहा है। सबसे असफल कौन रहा था? तृतीय। तो 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, अकाल है ना, अकाल पड़ने 62 का युद्ध हो गया, चीन से पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और इसी समय जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है सबसे असफल था। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना पूछता है तो तृतीय। और इसका लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? आत्मपोषित विकास। आत्मपोषित विकास रखा गया था। और इस प्रकार से ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का जो है ये सेट जो चलाया जा रहा था आपके लिए, डेली प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट का ये सीरीज़ शुरू किया गया है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दरोगा के लिए यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी दरोगा का क्लास होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम के बैच चलेंगे, सारे आपको इस मीडियम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक ये सूचनाएं पहुंचाई जाएगी और आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करते जाएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके PDF चाहिए